दोस्तों स्वागत है अभिनंदन है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक और भी अभ्यर्थी हैं जो अभी इंटरव्यू देके बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा और इनका मीडियम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल गुप्त है और मेरा मीडियम इंग्लिश है और मैं 24 साल का हूँ और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। आपने अच्छा प्रीलिम्स की स्टडी के साथ साथ इसकी तैयारी कैसी की आपने जो है? मैंने 2 अटैम्प्ट्स प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था, तो ये मेरा थर्ड प्रीलिम्स था। तो इसके लिए मैंने PYQs पे फोकस ज़्यादा किया था। तो पैटर्न रिकॉग्निशन या फिर जो एक्चुअल कैसे क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी, उस पे काम था और उसके बाद से फिर वही था, बेसिस उसी को बनाया, फिर चीज़ें आ गई। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका मीडियम इंग्लिश था, आप लोग के लिए CSAT जो हिंदी मीडियम के होते हैं अपेक्षा कुछ कठिन होता है या आप लोग के लिए नॉर्मल होता है CSAT? कंपैरेटिव टर्म्स में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने हिंदी में दिया नहीं है, तो मुझे एक्चुअल पता नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले लोगों को क्या डिफ़िकल्टी होती है CSAT में। लेकिन मुझे लगता है कि सिमिलर ही होगा, पैसेज आप करते होगे और फिर न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते होगे, एज सिंपल। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मेंस पे जानना चाहूँगा कि आपने क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की थी, इसके साथ आपने क्या बुक्स उसके लिए फॉलो किए थे और आपने मेंस की तैयारी कैसे की थी? जो देखिए, मेंस की तैयारी के लिए जो बुक्स हैं, बुक्स इन जनरल आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है तो उसका ले लो, टेलीग्राम पे हैं चीज़ें, तो आप कोई भी सोर्स लो, सोर्स कोई बुरे नहीं है। मेंस के लिए फोकस है आपका आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग पे फुल फोकस करना है। आपकी प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, इवन जो एग्जांपल्स आप दे रहे हो, जो ओवरऑल जो वाइब आती है आपके पेपर से, वो अच्छी होनी चाहिए, मुझे लगता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। किताबें इतनी मोटी कही जाती हैं, जो पहली बार शुरुआत करते हैं बच्चे वो सबसे पहले यही घबरा जाते हैं कि लक्ष्मीकांत इतनी मोटी है, स्पेक्ट्रम इतनी मोटी है और काफ़ी उनको भय लगता है कि कैसे इसको पढ़ेंगे, क्या होगा। तो आपने इन किताबों को साथ में इसमें कैसे नोट्स आपने, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ, साथ में इन किताबों का आपने नोट्स वगैरह कैसे बनाया? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि किताबें बहुत मोटी हैं, सच बात है, लेकिन आपको मदद करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। चैट GPT है पहली बात, फिर उसके बाद से कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, मंथली मैगजीन्स हैं या फिर एनालिसिस है उनके, इवन लक्ष्मीकांत के कुछ समराइज्ड वर्जन्स आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क डू स्मार्ट वर्क। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारी चीज़ें स्क्रैच से पढ़ो। जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि इस पूरे प्रिपरेशन में आपको समय ही बचाना है। आप जितना समय बचा पाओगे उतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो ट्राई टू बी स्मार्ट। हार्ड वर्क इज़ नीडेड बट स्मार्ट वर्क इज़ इवन नीडेड। डिफरेंस क्या है इसमें? आपने जैसे बताया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, आखिर डिफरेंस वो कौन सा ऐसा अंतर है जो ये आ गया है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में? मेन कोई आप डिफरेंस बताइए। मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कमरे में हो, आपको बोला गया है कि आपको कमरे से बाहर निकलना है, ठीक? आप पूरा फोकस कर रहे हो कि दीवार को धक्का देने के लिए। आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो लेकिन दीवार घिसकेगी? नहीं घिसकेगी। आपको स्मार्ट वर्क ये करना है कि आप दरवाज़ा ढूंढो और उसको धक्का दो। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क रिजल्ट देते हैं। आपको अगर कोई हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है तो बिपिन चंद्रा की बुक है लेकिन मोटी है, स्पेक्ट्रम है लेकिन मोटी है। तो आपको क्या करना है कि जो मटेरियल्स हैं, जो कोचिंग्स या फिर कहीं किसी भी सोर्स से प्रोवाइडेड करा रही हैं, जो थोड़ा समराइज फॉर्म में है या प्रैक्टिकल है, आप उसको करिए। एक बार वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं तो आप अपने लिए जो मेन सोर्स है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आपको एक्चुअली पता चलेगा कि उसमें क्या चीज़ें नहीं थी, तो उससे आपका बेस जल्दी बन जाएगा। मैं वो फिर बोल रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन UPSC। द अर्लियर यू रियलाइज दिस, द बेटर यू विल फेयर इन द एग्जामिनेशन। NCERT का कितना अहम रोल है? लोग कहते हैं कि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। आपने भी पढ़ी थी NCERT या डायरेक्ट आप जो है मेन जो बुक्स होते हैं उन्हीं पे आ गए? जो NCERT का सिग्निफिकेंस है, उसको मैं तो कहूँगा कि एक ग्लांस जो होता है कि आप चीज़ें कर ले रहे हो, लेकिन आप NCERT को एक ग्लांस दे लो कि उसमें कौन सी फैक्चुअल्स हैं जो आप मिस कर रहे हो या कहीं नहीं पढ़े हो, तो वो ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपका इंटरव्यू लगभग कितना टाइम चला होगा? 30 मिनट्स, अराउंड 30 मिनट्स चले थे। हाँ। मतलब 30 मिनट के बीच में आपसे कौन से ऐसे प्रश्न पूछे गए, साथ में आपका कोई ऐसा प्रश्न जिसका आप जवाब देने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हों या कंफ्यूज हुए हों? एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे नहीं पता था, इवन एक्चुअली मुझे वो सवाल भी नहीं याद आ रहा है। अच्छा। तो वो एक फैक्ट है। क्वेश्चंस ज़्यादातर जनरल थे, ओपन एंडेड थे, ओपिनिएटेड थे, तो बहुत डिफ़िकल्टी नहीं हुई आंसर देने में। चीज़ें ओपिनिएटेड थे और इवन हॉबीज़ का सेक्शन उठाया गया था
मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो वो एक एस्पेक्ट है जिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप क्यों करते हो, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, क्वेश्चंस थे सारे ऐसे। अच्छा, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए मेरे को जिसका आपने एक सटीक जवाब दिया हो और पूरा पैनल एक बार सोचा हो कि इसका वाकई में यही जो जवाब मेरे को चाहिए था और इस बंदे से यही जवाब हमको मिला जो है। आंसर्स क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों चेंज किया गया, इसका नाम क्यों चेंज किया गया। तो चीज़ें तो पता है, मैं बताया कि इस वजह से की गई हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू का मकसद यही रहता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उनका चेहरा एक तरीके से न्यूट्रल रहता है, आप जज नहीं कर पाओगे कि वो पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो इन्वॉल्वमेंट रहता है आप उसी को जज कर पाओगे, लेकिन वो चीज़ अच्छी थी, ओवरऑल क्वेश्चन अच्छा। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे हॉबी की बात आपने की, जैसे बचपन से थोड़े से आप बड़े होइए तो लोग मैच भी खूब देखते हैं, खेलना भी पसंद करते हैं छुट्टियों के दिनों में, फिर उनको मतलब कई तमाम चीज़ें उनको पसंद आती हैं, घूमना भी पसंद आता है। आखिर कैसे इसको आप जो है डेवलप कर सकते हैं कि मेरा आगे चल के हॉबी यही बनने वाला है? क्योंकि देखिए आईपीएल का सीज़न चला है, बंदे खुद आईपीएल भी पूरा देख रहे हैं, खेल भी खूब रहे हैं, इसके बाद घूम भी खूब रहे हैं। कैसे ये एक यूपीएससी का जो छात्र है वो कैसे अपना एक हॉबी डेवलप करे कि नहीं मेरे को फिर आगे चल के इसी तरीके से या जो भी कुछ पूछा जाएगा इसी पे मेरा एक विचार होगा जो है। आपने अभी बोला कि लोग दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट खुद एक हॉबी है। पहली बात आप कह रहे हैं कि लोगों को घूमना बहुत पसंद है, ये भी एक हॉबी हो गई। वो भी एक हॉबी है। हॉबी आप बनाते नहीं हो, हॉबी आपकी होती है। आपको जो चीज़ करने से खुशी मिलती है, जिससे आपको लगता है कि आपका प्रेशर एंग्जाइटी कम हो रहा है, वो हॉबी है। मुझे कॉमेडी सीरीज़ देखने से अच्छा लगता है तो वो मेरी हॉबी है, मैंने डेफ में लिखा था। मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, मैंने बैडमिंटन लिखा था, वो एक हॉबी है। तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप जो चीज़ें करते हो जो आपको अच्छा लगता है वो हॉबी है आपकी, आप उसको लिख सकते हो। अच्छा, यूपीएससी ही क्यों सोचा आपने जो है? ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी आपको एक मौका देती है जिससे कि आप समाज पे एक छाप छोड़ के जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, मेरे लिए नहीं, इवन मेरे लिए और सबके लिए, कि कुछ ऐसा आदमी करता है जिससे कि सोसाइटी बेनिफिट करे। तो ये एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। आपने मोटिवेशन की बात कही, कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है, खासकर यूपीएससी जो भी सिविल के स्टूडेंट हैं वो पीछे पड़े रहते हैं, आखिर हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? मतलब सोशल मीडिया का मोटिवेशन होना चाहिए या आपने आसपास समाज का मोटिवेशन होना चाहिए? क्या मोटिवेशन होता है आखिर? मोटिवेशन अंदर से आती है पहली बात। तो अगर आप अपना मोटिवेशन का सोर्स बाहर से ढूंढ रहे हो तो गलती सामने वाले की नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कोई दूसरा आदमी आएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आप मोटिवेट होंगे, फिर आप काम करेंगे। आपको खुद सोचना है कि आप एफ़र्ट कर रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, अपने ज़िंदगी के 4 साल 5 साल 8 साल दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अगर आप इस बात पे क्लियर नहीं हो तो आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको डेफिनेट होना चाहिए मुझे ये करना है। और मोटिवेशन का क्या है ना कि अगर आपको पता है कि मुझे क्या फॉलो करना है तो दैट विल हेल्प यू। अच्छा, रील्स देखते हैं? रील्स देखता हूँ। लोग कहते हैं कि यूपीएससी के छात्र को इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस पर? दूरी रख सकते हो तो रख लो, मैं तो नहीं रख पाता हूँ। नहीं रख तो क्या मतलब देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? मैं तो कहूँगा ये पर्सनल ओपिनियन है। 24 घंटे में आपने 12 घंटे ही पढ़ने हैं, तो 12 घंटे जो जिनमें करो, रील्स देखो, मूवीज़ देखो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, लेकिन वो 12 घंटे के साथ सेक्रीफाइस मत करो। बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया क्या क्या यूज़ करते हैं? जैसे यूट्यूब तो सब में रहता है, क्या क्या और इसके अलावा? इंस्टा, फेसबुक, हर जगह सब कुछ चलाते सब हैं। कुछ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भैया हैं इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इन्होंने बताया रील्स भी देखते हैं और फेसबुक भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, मतलब सब कुछ टच में रहते हैं पूरे तरीके से सोशल मीडिया के। लगभग कितना समय दे देते होंगे रील्स को देखने में? समय नहीं बोलना चाहिए मुझे, ज़्यादा चला जाता है। ज़्यादा चला जाता है, लेकिन ये है कि 12 घंटे पढ़ने हैं। हाँ, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अच्छा, पढ़ने का जो कई छात्र पूछते हैं कि मैं कॉफ़ी पी लूँगा तो मेरे को रात में नींद नहीं आएगी, तो पूरी रात से लेके 12 रात से 12 दोपहर तक पढ़ लूँगा, या सुबह क्या होना चाहिए सही एक्चुअल टाइम? तो मतलब मान लीजिए कि ऐसे कुछ सही नहीं है, मतलब जब आपका दिल लगे तब आप पढ़ो, लेकिन एक आप लोग के अनुसार, क्योंकि जो बच्चे पहली बार शुरुआत करते हैं उनको आशा यहीं से रहती है। जैसे हम बताएंगे तो अभी उनको थोड़ा आशा कम लगेगा, पर आप बताएंगे तो उनको आशा ज़्यादा लगेगा। आखिर आपके अनुसार क्या होना चाहिए और आपने क्या मतलब टाइम मैनेज किया था कि रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है? जैसे देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं।
एक तो जिनको नाइट आउल बोलते हैं, उनका दिमाग रात में बहुत एक्टिव रहता है, अच्छा अच्छा। और एक मैं हूँ। तो 12 बजने के बाद मेरी बैटरी डाउन हो जाती है, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता 12 बजे के बाद। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं अर्ली राइज़र हूँ, तो 6 साढ़े 6 बजे मेरा डे स्टार्ट होता है और 12 तक ख़त्म हो जाता है। आप जिस तरीके से मन में आए करो, आप दिन में सो, दोपहर में सो, रात में सो, मैं बोला ना, आपको जो जी में आए करो, वो 12 घंटे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। 12 घंटे वो आप रख लो पढ़ाई के लिए, 12 घंटे में सो, घूमो, खाओ, पियो, जो जी में आए करो, बस वो 12 घंटे पढ़ लो। कोचिंग भी लिए थे क्या आप? हाँ, कोचिंग लिया था मैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि पहली शुरुआत होने वाली है छात्र की, और तमाम जगहों से अब सोशल मीडिया पे आपने बात किया कि हर जगह अवेलेबल है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, नितिन संघानिया, सब कुछ पढ़ना है। इतना अवेलेबल होने के बाद भी एक बार बच्चा कंफ्यूज रहता है, कोचिंग ले लूँ ना ले लूँ, क्या आप उसको सजेस्ट करना चाहेंगे? कोचिंग लेने और ना लेने का सबसे बड़ा फैक्टर मुझे तो लगता है कि कॉस्ट है। जो बहुत महंगे कोचिंग्स होते हैं, तो लोग उससे डरते हैं कोचिंग लेने से। लेकिन अब चूँकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो वो बड़ा फैक्टर भी नहीं रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, आप बिल्कुल खुद कर सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है खुद से करने में। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द कोचिंग, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ईदर वे यू विल वर्क, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि या आई विल डू इट। अच्छा, अंदर से कुछ नई चीज़ सीखने को मिली क्या? डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, इम्ब्रेस द प्रेजेंट। जो अब बहुत आगे की मत सोचो, परेशानी होगे, तो जो जैसी चीज़ें होती रह रही हैं उनको एक्सेप्ट करो, यू विल बी वेरी हैप्पी। अभी जो छात्र अब जो तैयारी कर रहे हैं, या अब जिसका 25 में अटेम्प्ट है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिसका प्रीलिम्स होगा उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहिए, अब उनको क्या करने चाहिए जो है? देखो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करो मत करो। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से करो। और जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो मैं आई फील कि दे आर प्रिटी गुड एट दैट, तो उन्हें PYQs पे फोकस बढ़ाना चाहिए। दे शुड ट्राई टू लर्न द अप्रोच टू डू द PYQs एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई दैट ऑन द एक्चुअल पेपर। मुझे लगता है कि दैट विल हेल्प, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, 35-40 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे एक्चुअल पेपर में। तो अगर आप 35 क्वेश्चंस कर रहे हो और 30 सही हो रहे हैं उसमें से, इट मीन्स यू आर गेटिंग 55। सो दैट वे यू विल नीड ओनली 30-35 मार्क्स, तो आप यू कैन ईजिली गेट। आपका ऑप्शनल क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।